हाँ, थोड़ी ये सी मेहनत दो पर दो चुनाव है जी। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, पहले जो सेकंड नंबर कैंडिडेट रही थी वो राकेश कुशवाहा जी की जो धर्मपत्नी थी, बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर, मैंने 16 साल काम किया उनके साथ जी। मैंने उस टाइम भी जो है नजर रखी थी। तो जो कुशवाहा वोट सीधा वहां गया था, अब तो वो बीजेपी के साथ पूरी तरह रहेगा जी। वो बंटवारा नहीं होगा। हाँ, कुछ जो है ब्राह्मण समाज का जो लोग कह रहे हैं कि वो डिवाइडेशन होगा, मेरे हिसाब से तो वो बहुत बुद्धिजीवी कौम है जी। हम और आप भी उन्हीं से राजनीति सीखते हैं। हाँ, तो हाँ, वो इस प्रकार से नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सोनाली जैन का पलड़ा भारी रहेगा और भारी वो रहेगा। हाँ, और 17 तारीख को जो है आप रिजल्ट भी देख लेना। हमारे पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं, आप कुछ इस पर प्रकाश डालें कि कैसा चल रहा है ये चुनाव और आगे इसके क्या होने की संभावनाएं आपको लगती हैं? सबसे पहले तो आज का बुंदेलखंड के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे पूरी टीम के लिए और धर्मेंद्र राठौड़ जी के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा मंच क्या नाम आज यहाँ पर खड़ा किया है, जिसके माध्यम से ललितपुर से लेके बुंदेलखंड तक जन जन तक ये मतलब चुनाव से लेके अनेक मुद्दों की आवाज़ पहुँच रही है। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव इस बार एक नए मोड़ पर खड़ा हुआ है। नया मोड़ ये है कि दोनों कैंडिडेट जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशियों ने अपनी जो फील्ड अच्छी जमाई हुई है और दोनों अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केवल अब ये चुनाव जो लास्ट का 1-2 दिन का समय रह गया है, उसी दिन के आधार पर ये चुनाव निर्णायक होगा। तो आपका कहना है कि अभी और मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी? अभी दोनों कैंडिडेट के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी और आखिरी के दिनों में ही इसका पूरा परिणाम निकल के आएगा। बाकी हमारे सचिव, हाँ, आप बिल्कुल हमारे मित्र हैं, आप बताइए कि कैसा चल रहा है चुनाव और आपको क्या लगता है? आप तो हालांकि सपोर्ट में हैं। जी, आज का बुंदेलखंड के माध्यम से हमारे भाई राठौड़ जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए भी हृदय से धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं ये चुनाव नगर पालिका परिषद थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो ये बात हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है कि चुनाव अभी इस मोड़ पे है कि बहुत ही ताकत की ज़रूरत है दोनों पक्ष के लिए। जो जितनी उसमें ताकत लगा लेगा, जो जितने वोट निकलवा लेगा, डलवा लेगा, विजय उसकी है। वोट निकलवाने की बात है। अगर आप वोट को निकलवा पाते हैं वो आपका वोट है, क्योंकि ये आपके सदस्यों का तो चुनाव है नहीं है कि वो सदस्य उस पर मेहनत करें और वोट को निकलवाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें वोट को घर से निकलवा के डलवाना है। अब हमारा ये मानना है कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में लोग बहुत शांत तरीके से अभी अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, शांत बैठे हुए हैं वो। तो अगर पूरा वोट निकल के आता है तो हमारी समझ से 60% से ऊपर नहीं जा पाएगा जी। अब जिसका वोट ज़्यादा निकल गया विजय उसकी होगी। हाँ, ये बात तो सही है कि ये चुनाव वास्तव में ये चुनाव वास्तव में जो चुनाव के समीक्षक हैं या जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, तो वो भी उनका भी दिमाग घूम रहा है कि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है ना। जनता बिल्कुल शांत बैठी हुई है। तो ये जागरूक लोग या आखिरी 2-3 दिन में समझ में आएगा या फिर वोटिंग के शाम को पता लग जाएगा हालांकि। और जो समीक्षा करने वाले हैं या जो एग्जिट पोल में अच्छी रुचि रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उसी समय ये पता लग पाएगा कि चुनाव सोनाली जी के पक्ष में जा रहा है या नीलम जी के पक्ष में जा रहा है। कड़ी मेहनत करने जी बहन जी, आप कुछ कहिए। जी, मैं मैडम, आप सभी के बीच में नारी शक्ति विद्यमान है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और क्योंकि सीट महिला है जी, तो एक बड़ा क्वेश्चन है एक हमारे हृदय में, वो आपसे पूछना चाह रहे थे कि दोनों नारी शक्ति खड़ी हैं। बिल्कुल। आपको क्या अंतर समझ में आता है कि दोनों नारी शक्तियों के बीच में आपने कुछ अंतर महसूस किया क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज
इस चैनल के माध्यम से हम सब एक इस मंच पे इकट्ठा हुए हैं जी। और अपनी अपनी बात कहने के लिए मौका मिल रहा है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपने जहाँ तक महिला शक्ति की बात की है, दोनों महिलाएं खड़ी हैं तो दोनों के साथ मेरा समर्थन है जी। किंतु मैं जिस पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, हाँ तो निश्चित है उसमें कहने की आवश्यकता नहीं कि हम समर्थन उसी का करेंगे। जहां तक आपने अंतर की बात पूछी, जी, मैं अंतर की बात पूछ रहा हूँ अंतर आपसे। की बात पूछी, तो एक चीज जो है कि दोनों महिलाएं होते हुए भी दोनों के व्यवहार में बहुत परिवर्तन है, फर्क है। एक झुका हुआ महसूस करता है लोगों के सामने, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता है कि मैं आपके दरवाजे पर हूँ, मुझे विजयश्री दिलवाइए, आपके हाथ में है। दूसरे के अंदर क्या है, मुझे जो दिखता है जी। कि उस जैसे पहले से श्योर हो कि मुझे जीत हासिल होगी, नमस्कार आप हमको वोट दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चीज जो है थोड़ा सा ये कहीं कहीं कंफ्यूज करती है कि एक कहावत है कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुकता है, जी हाँ। तो उसकी नजर, सबकी नजर उस फल वृक्ष की तरफ जाती है। आपका कहने का मतलब है कि लचक कम दिख रही है, किसी में लचक ज्यादा है, किसी में हाँ, लचक कम बिल्कुल है। बिल्कुल आपका आपने- हमें मेरे मतलब कहने का तात्पर्य हाँ ये जी। लग रहा है मुझे कि हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं भैया, मेरे को जी। हम आपके एक तो देखिए उनका जो इसके पहले जो हमारे जो कैंडिडेट थे उनकी जो आकस्मिक मृत्यु हुई, जिसकी कारण से हुई, कुछ लोगों का रुझान उसकी तरफ भी है। दूसरी बात यह है कि बीते हुए दिनों में जो काम हुए दोनों पार्टियों के द्वारा, जनता कहती नहीं है लेकिन मनन करती है आपस में एक दूसरे से, और उसका भी फर्क पड़ता है। महिलाओं के व्यवहार में, आप महिलाओं से बात कर लो, मैं किसी के विपक्ष में नहीं बोलूंगी, किसी के खिलाफ शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ से दिखता है। आपने बड़ी बारीकी से, हमें लग रहा है कि इस चुनाव को आप देख रही हैं, क्योंकि इतनी बारीक बात मुझसे आज अभी तक किसी ने नहीं कही कि एक में लचक कम दिख रही है, एक में लचक ज्यादा दिख रही है। ये बारीकी का पॉइंट। जब आप उस मैदान में उतरेंगे, जी जी जी, नहीं भगवान ना करे हम उतरे इस मैदान में। आप उतर के देखिए, हम समर्थन आपका करेंगे ना। नहीं नहीं, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा इसमें। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे बीच में भैया हैं। भैया आप बताइए कि चुनाव आपके लिए किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है आप लोगों की, कैसे आप दोनों का साथ दे रहे हैं? जो मैडम हैं आपके जी जी जैन साहब, उनका सपोर्ट किस तरीके से आप उनको जिता के ले जाएंगे, ये बताइए। देखिए सर्वप्रथम हमारे यहाँ पार्टी के और भी पत्रकारी बैठे हुए हैं जी, सभी सम्मानित, और भी हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, पत्रकार साहब भी हैं, आप भी हैं, और सभी लोगों के लिए, सभी सम्मानित जनों के लिए हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार। अब बात आती है प्रत्याशी की, तो हमारे चैनल को नाम है आज को बुंदेलखंड, तो तरह का हम भाषा भी बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप बोलने के लिए। तो देखो हमारे के वो जो है कि प्रत्याशी दोनों ठीक हैं, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे जी, लेकिन जहाँ तक एक समझदारी की और एक विकास की बात आती है, तो हमें वहाँ ये लगता है कि सोनाली जैन जी बेस्ट है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिला हैं और युवा हैं और लोगों को साथ लेकर चलना जानती हैं, जिससे कि लोगों में, एक युवाओं में एक अपनापन महसूस होता है। उन्हें ये लगता है कि कल के दिन ये बनती हैं तो हम अपनी बात इनसे कह लेंगे, इनसे अपनी बात मनवा लेंगे, अच्छे कामों के लिए, अच्छे प्रस्तावों के लिए ये हमारा संपूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस एक पुरानी कहावत भी चली आ रही कि जिस और युवा होता है उसी और जमाना चलता है, तो हमारे हिसाब से यही है कि युवा, अधिकतर युवा है लगभग वो सोनाली जैन के साथ है। और अगर हम देखिए, मैं किसी पार्टी की बुराई भी नहीं कर रहा हूं, अगर अंतर की बात करें तो एक अंतर और आप देख सकते हैं, आप जब भी दोनों प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं तो दोनों प्रत्याशियों में आपको एक बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा कि एक प्रत्याशी के साथ ऐसे लोग आपको देखेंगे जो सम्मानित हैं और वजनदार हैं, नामचीन हैं और बिल्कुल विदाग व्यक्ति हैं, जिन पे किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या कोई किसी प्रकार का नहीं है। और एक प्रत्याशी के साथ ऐसे लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं उनकी एक छवि को भी खराब करते हैं, क्योंकि लोग बाग उनको देखते हैं, वो कहते हैं ये वही लोग हैं। नहीं, आप खुल के बोल सकते हैं, नहीं
कैसे लोग जा रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनका आज से पूर्ण अगर अपन जाए जी, और उनका कार्यकाल देखें तो उनकी दबंगाई क्या थी, कि रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी तो किसी की हिम्मत जो रोड पे से गाड़ी हटा दे। तो जे कहीं ना कहीं लोग बाग देख के, वो गरीब व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, इसको देखकर ही वोट करेगा। और हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हमें ये भी लगता है कि सोनाली जैन का विजय होना तय है। बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है और हम लोग जी जान लगा के मेहनत करेंगे। हमारी बहन दीपमाला कुशवाहा भी लगी हैं और हमारी समस्त टीम, हमारे जिला अध्यक्ष जी वो मेहरौनी से चल के लैथपुर पर डे आ रहे हैं, वो भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो करीब हम लोगों के प्रचार प्रसार करने से अपना दल के, आप ये मान के चलिएगा कि उनकी वजनदारी और बढ़ गई है। अच्छा, और उनका विजय होना भी संभवतः हम मान के चल रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर साहब आप भी अपने विचार रखें कि इस चुनाव को लेके आप क्या देख रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं? मैं संजय विश्वकर्मा, अपना दल से चिकित्सा प्रकोष्ठ से हूँ, जिला अध्यक्ष यहाँ पर। और हमारे अध्यक्ष जी हैं मनोहर लाल जी पटेल जी, आज 5 दिन से कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पे बीजेपी के लिए, और हम लोग सहयोगी हैं उसके बीजेपी के लिए। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने की हम लोगों की ड्यूटी है। और इसमें हम लोगों का 100% प्रयास यही रहेगा कि आज तक के सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी यहाँ से चुनाव निकाल के जाए। और हमारा एक सोनाली जी को अग्रिम बधाई भी है और एक सुझाव भी है उनके लिए कि जो हम लोगों के 26 वार्ड हैं उनमें एक चिकित्सा मोहल्ला क्लिनिक देने की वो कृपा करें अगर बनती हैं तो जी। और ये हमारा विपक्ष के लिए भी सुझाव रहेगा, क्योंकि हम चिकित्सा मन से आते हैं तो चिकित्सा की सुविधा घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, वार्ड वार्ड पहुंचनी चाहिए। यही हमारी मेन उनसे वो रहेगी, क्योंकि राजनीति हमारा मकसद नहीं था, लेकिन चिकित्सा के लिए थोड़ा सा अपने जिले में ये छोटी छोटी कमियां हैं उनको अपन अगर प्रयास करेंगे तो आना पड़ता है जी। तो राजनीति का यही हमारा उद्देश्य रहा है। तो आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है जो दोनों प्रत्याशियों के लिए है कि एक आप चिकित्सालय छोटा सा मोहल्ले वाइज खोलें, है ना, वार्ड वाइज चाहिए आपको कि उस चिकित्सालय में जाके लोग अपने त्वरित स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम लोगों का जो यहाँ पे चिकित्सा मंच है, हम लोग गांव-गांव जाके कैंपेन भी कर रहे हैं, फ्री दवाई, ब्लड प्रेशर, मेडिसिन का हम लोगों का कैंपेन भी चल रहा है जी। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे गनगोरा में उसका शिविर लगाया था, फ्री डायबिटीज की मेडिसिन जी और बीपी और शुगर की जांच फ्री रखी हुई थी जी। तो हम लोगों का जो चिकित्सा मंच के थ्रू आए हैं तो हम लोगों का प्रयास भी वही है कि इस क्षेत्र को स्ट्रांग हम करके दें और हमारा उद्देश्य भी जिला अध्यक्ष होने के नाते यही है। देखिए, प्रथम धन जो है वो स्वास्थ्य कहा गया है, तो उसी के लिए हमारा प्रयास रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। धन्यवाद, थैंक यू। और हम इस चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या और कदम ऐसे उठाए जाएं? जैसे आपने इस बात को कहा, हमारे भाई भैया ने वो पढ़ी लिखी हैं, तो आपको मैं बता दूं, कल ही एक डिबेट हुई थी, उसमें पता चला है कि जो नीलम चौबे जी हैं वो भी MA से इंग्लिश हैं, है ना जी। MA जो है वो इंग्लिश से हैं, तो पढ़ी लिखी हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि जो बॉडी लैंग्वेज उनकी दिख रही है, जो जिस हिसाब से वो बात कर रही हैं, उसमें समझ में आता है थोड़ा सा, और उन्हें और ज़्यादा बोलना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कि महिलाएं तो दोनों पढ़ी लिखी हैं, मैं अपन कुछ नहीं कर सकते? देखिए महोदय जी, पढ़ा लिखा होना विषय नहीं होता है, विषय होता है कि आप पढ़ लिख कर कितनी नॉलेज रखते हैं अपने आप में, और पढ़े लिखे के होने के साथ साथ वो युवा भी हैं। और आज का समय युवाओं का समय है और युवाओं को मौका ही मिलना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि युवा अपने नए स्तर से और नई जानकारी से, नई समझ से काम करता है कि उन्हें किस प्रकार से आज की जनता यहाँ पर काम मांग रही है, किस प्रकार से सुधार मांग रही है। और पुराने लोग अपने पुराने ख्याल से ही काम करेंगे, वो बेसिकली है कि पुरानी सोच से ही चलेंगे। वो पुरानी सोच वाले लोगों को द्वारा
सत्ता में लाना या फिर उनके लिए द्वारा किसी जनप्रतिनिधि को बनाना हमारे हिसाब से वो सही नहीं होगा, क्योंकि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नए सोच को मौका मिलना चाहिए, जिससे और आगे तरक्की हो सके, ना कि वहीं के वहीं काम रुक पाए। जी जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जी मैं, आप कुछ कह रही थी, बताइए। मैं ये कह रही थी कि आपने अभी आशीष भैया ने कहा कि युवा को मौका मिलना चाहिए। जी। एक चीज नोट करिए कि युवा में जोश होता है, हम्म। एक्स्ट्रा जोश होता है, जी बिल्कुल। अनुभव नहीं होता है। हाँ। अनुभव के लिए उसके पीछे किसी परिपक्व दिमाग का होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जहां तक हमारे जो दूसरी पार्टी है सोनाली जी। जी के अलावा, उनके नीलम अंदर चौबे सब, जी। हाँ नीलम चौबे जी, उनके साथ समस्या ये है कि उनके पीछे कोई ऐसा दिमाग, ऐसा फेस, ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। आपका कहने का मतलब है कि जो अनुभवहीन, जैसे बुजुर्ग हैं अनुभवहीन, उनके, हाँ बुजुर्ग लोग जो कि एक अच्छी जी जी हस्ती थे अपने समय बिल्कुल। में, और जिनका नाम मान लीजिए इनके ये ललितपुर में आशीष था। जी हैं, ये जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जी। और अगर मैं इनके पीछे, मैं इनसे बड़ी हूँ, तो मैं इनको रास्ता दिखाऊंगी कि आगे रास्ते में कहाँ आपको दिक्कत आएगी, आप यहाँ से रास्ता थोड़ा सा बदल लीजिए। तो सोनाली जी के साथ अच्छी बात यह है कि उनके साथ जो लोग हैं, जो उनको गाइड कर रहे हैं, परिपक्व चेहरा है, परिपक्व दिमाग से काम कर रहे हैं, उन्हें अनुभव है कि किस समाज में किस तरह से काम करना है, कहाँ जाना है, व्यवहार कैसा रखना है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, आज भी और विजय के बाद भी। जो मेरा मतलब खुद का अनुभव ये है कि मेरे घर के बच्चे हैं, उदंडता करते हैं, लेकिन मेरा दायित्व होता है समझाना कि आप ये कर रहे हो, ये गलत है, थोड़ा लचीलापन इसमें ले आओ। बस इतना फर्क है दोनों में। पढ़ी लिखी वो भी है, पढ़ी लिखी आज की महिलाएं सब पढ़ी लिखी होती हैं, जागरूक भी होती हैं, अच्छे परिवार से दोनों महिलाएं हैं। बस फर्क यहाँ पर है, वहां केवल जोश नजर आ रहा, होश नजर नहीं आ रहा है, गाइडेंस सही नजर नहीं आ रहा है। इधर जोश भी है, प्लस होश भी है, गाइडेंस अच्छा है, परिपक्व दिमाग काम कर रहे हैं, जिन्हें अनुभव है कि रास्ते पर जाना है तो अड़चने कहाँ आएंगी और कहाँ आ सकती हैं। जी। तो यही उम्मीद है कि इसीलिए हम आस लगाए बैठे हैं, और पूरा हम कहते हैं सोनाली जी को अग्रिम बधाई भी देना चाहते हैं कि विजयश्री आपके हाथ में है। चलिए, आप सोनाली जी के पक्ष में बात कर रही हैं, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप महिला हैं। जी जी। तो आज नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल। और ललितपुर में ये देखा गया है कि जितनी नारी शक्तियां खड़ी होती हैं जी, उनके पीछे उनके पुरुष का हाथ रहता है। जी। ठीक है ना? जी। तो क्या आपकी कैंडिडेट जी नगर पालिका को चलाने में समर्थ रहेंगी, या कंधे पे उनके बंदूक रखी जाएगी? नहीं, वो सक्षम है? सक्षम है। मैं उनसे मिली हूँ एक बार जी, उनके घर जाकर के। उनके जो मदर इन लॉ थी, उनके नहीं रहने पर, तो मैंने जो उनसे मुलाकात की, उनकी फेस रीडिंग से लगता थी कि अपने आप सक्षम है, थोड़ा उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। और देखिए, जहाँ तक नारी शक्ति की बात है, हमारे जिले को एक नगीना सरकार की तरफ से मिला है, मिसेज अर्चना पटेल की तरह, समझ रहे हैं? जी, तो थोड़ा सपोर्ट तो फैमिली को, हर महिला को चाहिए। मैं यहाँ आज आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ, तो निश्चित है मुझे भी सपोर्ट अपने हस्बैंड का, अपने पति का, अपने बच्चों का मिला है, तब मैं आपके सामने आज हूँ। तो अगर आप घर से सपोर्ट नहीं करेंगे किसी महिला को आगे निकलने के लिए, तो कैसे निकलेगी? निकलेगी तो, लेकिन आप इतनी जिम्मेदारियां उस पर डाल देंगे कि निश्चित तो बैठ जाएगी। तो ये आपकी बात सही है कि सपोर्ट तो चाहिए। फर्क इतना है कि मैं आज आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ या आपसे डिबेट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मेरे शब्दों पर किसी की कंट्रोल नहीं है, किसी का कमान नहीं है, और मेरा अपना जो दिमाग है, मेरी अपनी सोच, वो यहाँ ले आई है। घर से पुश करके निकाला गया है मुझे, ये सत्य है जी, लेकिन यहाँ बैठने के लिए मेरी अपनी सोच अहमियत रखती है। यस, यही मेरा कहने का मतलब है कि नगर पालिका में बैठ के वो खुद जन सुनवाई करें, खुद लोगों की समस्या का समाधान करें। ऐसा ना हो कि फिर से वही जो कठपुतली बनती आई हैं महिलाएं, वो इस तरीके से फिर से बन जाएं। ये एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में। लोग चाहते हैं कि एक नारी शक्ति इस ललितपुर को चलाए जी, अभी तक जिसने नहीं चलाया, अभी तक तो नहीं चला है जी, अभी तक नहीं चलाया। इनके पहले जो उनकी मदर इन लॉ थी, उनके पहले जो कैंडिडेट थे, उनके साथ भी यही समस्या थी कि उनके घर के पुरुष हावी रहते थे उनके फैसलों पर, इवन उनकी कुर्सी पर भी इस पर बहुत बवाल मचे थे। लेकिन सोनाली जी के मुझे जहाँ तक संदर्भ में ये इतना जानकारी है कि वो महिला सक्षम है, उसके अंदर विचार है जी, बात करने से पता चलता है कि निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर है,
और जो बीते 2 साल 2.5 साल उनके परिवार में जो काम हुआ है उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, निश्चित ही सीखा होगा, तो वो भी उनके काम आएगा। देखिए, लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं सड़कों को लेके, जी है ना, और गड्ढों को लेके, और ये चर्चा फेसबुक पे भी बड़ी आम चल रही है आजकल जी कि ललितपुर का विकास जो है वो स्वर्गीय सरला जैन जी की उसमें नहीं हुआ। जी तो कहाँ तक ये बात सही है? और सामने पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं उनको, बिल्कुल सही दिखा रहे हैं वो। है ना? जी। तो क्या है, ये चुनाव पे असर डालेगा या नहीं अच्छा डालेगा? आप बताइए, मुझे अपना घर बनवाना है जी तो मुझे पहले उसके लिए नींव खोदनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल नींव खोद करके मैं उसमें नींव भरूंगी, जी। तब वो गड्ढा बराबर होगा। हम्म, अगर पूरे शहर में नालियां खुद रही हैं, पाइपलाइन पड़ रही है, नाले खुद रहे हैं, तो पहले तो सड़क खोदनी पड़ेगी, और जब उसका सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब सड़क बराबर होगी। मेरे मोहल्ले में खुद समस्या है, मेरे यहाँ 100 मीटर का दायरा इतना गंदा है, इतना खराब है, बस वही नाली की समस्या है, पाइप की समस्या है कि नाली खुद ही नगर पालिका ने डाला नहीं, या जो भी नगर निगम ने डाला नहीं। उसके बाद जहाँ तक सवाल है कि काम में देरी हुई, तो मैं दिवंगत आत्मा के विषय में कुछ कहना तो गलत होगा, जी लेकिन अगर वो बीमार थी, उनका परिवार का पूरा ध्यान उनकी स्वास्थ्य को लेकर था, तो आप समझिए काम तो प्रभावित होगा। वो भी नहीं, ऐसी लेकिन सब इसकी जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की थी। बिल्कुल है, और ये हम जितने हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं उनके समर्थन के, या आपके स्टूडियो में, ये 100% हमको विश्वास है कि पद मिलने के बाद, विजय के बाद अधूरे काम उससे दुगनी तेजी से पूरे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप कह रही हैं कि दुगनी तेजी से पूरे होंगे। हमारे पत्रकार महोदय बीच में बताइए, मैडम ने जो कहा उससे क्या आप सहमत हैं कि कार्य होगा क्या? नहीं, मैडम ने जो कहा है कि सड़कें अगर लोग गुमराह कर रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पहले काम नहीं हुआ और सड़कें खुदी हुई दिखा रहे हैं, तो ये तो सत्य है कि पाइपलाइनें डल रही हैं यहाँ शहर में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहन जी जो कह रही हैं वो सही है। कि अच्छा, एक बात और, अभी उन्होंने मैं प्रूफ के सोनाली जैन ने कहा था कि 112 टेंडर हुए थे हमारी स्वर्गीय सासू माँ के 121 कार्यकाल में, 121 जी 121 या वो हाँ समथिंग के। जी जी तो ये भी सत्य है, हम चूंकि किसी पार्टी और किसी दल से नहीं है, जी हम लोग तो निष्पक्ष बोलने वाले हैं और निष्पक्ष बात ही करते हैं। जी तो ये तो सत्य है कि उनके कार्यकाल में टेंडर हुए हैं, और उनके मन में लालसा थी कि हम जिले का विकास कर सकें, नगर का हम विकास कर सकें। तो लेकिन अब चूंकि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और भी अस्वस्थ हुई और काम नहीं कर पाई अस्वस्थता की वजह से, तो हम ये दोष नहीं दे सकते हैं कि सोनाली जैन के परिवार ने या उनकी सासू माँ ने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए कोई काम नहीं किया है। काम तो हुए हैं। नहीं, तो ललितपुर में एक भी ऐसी जगह नहीं है जी, आप ये देखिए, इतने नगर पालिका अध्यक्ष रहे जी, ललितपुर में, ऐसी हमारे रिश्तेदार जैसे मान लीजिए घर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि चलिए आज शाम को कहीं घुमाइए कहीं। तो आप बताइए, ललितपुर में ऐसी कौन सी जगह है जहां हम उसको घुमाने ले जाएं? नहीं, अभी हमारी विगत इतने सालों से हम रह रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां हम ललितपुर में अपने रिश्तेदारों को घुमाने ले जाएं। नहीं, बात तो सही है, आपकी बात जी अभी हम बता दें आपको जी कि एक जगह बनवाई गई थी कंपनी बाग के पीछे, करमावाई पार्क, शायद वो शायद पिछले साहू जी, रजनी साहू थी, तो उन्होंने बनवाए थे। अभी वर्तमान में ये स्वर्गीय सरला जैन है जो, तो इनके कार्यकाल में भी के यहाँ प्रस्ताव हुआ था, उसका काम भी लगा है शायद चौपाटी बनाने का। तो ये कंपनी बाग के बाहर ही चल रहा है अभी काम, और भी कई रोड के काम चल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई, हम तो ये निष्पक्ष भावना से कह रहे हैं कि काम तो हुए हैं। अब चूंकि क्या है कि प्रत्याशी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो अब ये तो उनको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि, और उन्होंने स्पष्ट किया भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बहन जी की बात से सहमत हैं। अध्यक्ष जी, आपसे प्रश्न है कि ललितपुर को आप कैसा देखना चाहते हैं? आप जो
आप सपोर्ट में हैं, क्योंकि आपकी जी। आधी सहभागिता आपकी भी है, जी जी तो आपकी पार्टी क्या कहेगी जनता से कि भाई हम ये वादे करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा, आपकी कैंडिडेट जो है वो किस तरह से ललितपुर को सुंदर बनाएंगे? देखिए, जैसे आपने अभी बोला था कि अगर हमारे घर रिश्तेदार आते हैं हाँ और वो कहते हैं कहीं घुमाओ, जी, तो बोले हम विचार करते हैं कि कहाँ घुमाएं। हाँ ये आपने बात अच्छी कही, इसलिए कि ललितपुर नगर ठीक है, किसी भी गांव में आप जाइए, जी जो सीसी पड़ी थी, पेपर ब्रिक्स रोडें पड़ी थी, हर गांव, यहाँ से आप ललितपुर चले जाइए, यहाँ से आप नेशनल हाईवे छोड़कर किसी भी स्टेट की हो, प्रधानमंत्री सड़क की हो, कोई भी हो, आपको पता पड़ जाएगा हर गांव में, जब आपकी गाड़ी पे दोंची लगेगी कि यहाँ रोड जो है, हर घर जो नल योजना है उसके तहत प्रत्येक गांव में यही कंडीशन है, ललितपुर नगर की नहीं है। और बरसात हमारे हिसाब से जब से मैं पैदा हुआ सबसे ज्यादा बरसात इस वर्ष हुई है, बिल्कुल हुई है। और जो सड़कें थी इसके पहले जो बनवाई थी, हर घर नल योजना में उनका एक सिस्टम है। लोगों ने शिकायतें की कि हमारे गांव में जो है नाली खोद दी, उसको बंद नहीं किया, उसकी एक मजबूरी है। जैसे हमने कोई पाइपलाइन डाली, जब तक उसकी टेस्टिंग, टंकी से पानी लेकर के टेस्टिंग नहीं हो जाती, उसके पहले हम सीसी डाल दें और लीकेज रहेगी, तब तक बंद करना संभव नहीं, जब तक हर घर जो है टोटी से पानी पहुंच के और टेस्टिंग ना हो। यहाँ कमी है, ललितपुर नहीं, ललितपुर के प्रत्येक जिला के गांव में और सारे, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में यही है, हर घर योजना के तहत ही सारी सड़कें और गली खराब हुई हैं। और मैं तो चाहता हूं कि जो पब्लिक मौका देती है, तो हम लोग भी अपने हिसाब से जो है, जितने काम आप लोगों ने कहा कि कम हुए हैं, तो उतनी ज्यादा स्पीड से करेंगे भी। जी जी, क्योंकि यहाँ तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। हाँ भाई डबल इंजन की सरकार तो चल रही है, केंद्र में भी सरकार हाँ, है। हाँ, इसके तो बाद विधायक जी भी यहाँ पर हैं, इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष भी आपके यहाँ पर हैं, जी जी जी, है ना, सांसद जी भी हैं, सब लोग हैं। इसके बावजूद हाँ, अगर विकास ना हो जी, तो ये तो बड़ी गलत बात है, जनता बड़ी नाखुश हो जाएगी। जैसा अभी आप लोगों ने बताया कि 121 टेंडर यहाँ हुई है, मेरी कल चर्चा हुई थी कार्यालय पर, तो उन्होंने बताया था कि 150 करोड़ रुपए का जो है पैसा सैंक्शन होके यहाँ आ गया है, उसकी भी टेंडर प्रक्रिया होना है हर घर योजना के तहत। उसकी सारी केसी ड्रेन, नाली, खड़ंजा वगैरह ये सब उसमें होगा, ये बताया गया था। अच्छा अच्छा जी, तो प्रॉपर, तो हाँ भैया आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। सक्सेना जी, हम अपना दल के जिलाध्यक्ष से एक क्वेश्चन करेंगे, माइक थोड़ा सा पास, क्योंकि मीडिया में हम जा रहे हैं और देख रहे हैं, तो करीब अपना दल लगभग एक सप्ताह से सक्रिय हुआ है। जी जी, तो इसकी क्या वजह रही होगी कि मतलब इससे पहले भी अपना दल सक्रिय क्यों नहीं रहा, और अभी एक सप्ताह से इतना सक्रिय? क्योंकि दीपमाला जी हैं जो अपना दल की लेडी विंग हैं, वो लगभग अभी 3-4 दिन पहले से आई हुई हैं। इससे पहले एक सप्ताह के पहले अपना दल का कोई भी मतलब लीडर इतना एक्टिव नहीं था, तो इसकी क्या वजह रही होगी? आप इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, मैं बताऊँ आपको, कुछ लोग राजनीतिक होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ व्यापारिक लाइन में होते हैं। जो हमारी प्रत्याशी जी हैं, उनके जो जिन्हें कहें अपन अभिलाषा कंपनी के मालिक मुन्ना जैन साहब, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। और यह क्वेश्चन आपने ठीक किया कि अपना दल अभी तक क्यों नहीं दिखा। हाँ, सबसे मेन बात ये जो है, इसका जवाब देखिए, हम अपना उसमें कुछ संदेह भी होता है। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ, मैं जी जी जी, अब जब हम अपना बात कह लें अध्यक्ष जी, माइक उसमें थोड़ा संदेह ये होता है कि अपना दल ने इतनी देर बाद एंट्री क्यों की, क्या अंदर कोई वार्ता चल रही हाँ, थी? वही जवाब अध्यक्ष जी दे रहे हैं। अध्यक्ष जी बताइए। वो जो प्रत्याशी हैं वो व्यापारिक आदमी है, व्यवसायी आदमी है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो जो इन लोगों ने ये जिला की बॉडी को देखना था कि जो हमारा गठबंधन है, जैसे समाजवादी पार्टी और उनका है कांग्रेस का, तो उसमें फोटो आपने देखी होगी, अखिलेश यादव प्लस राहुल गांधी की है। जब पंपलेट मैंने फेसबुक पे देखा तो मैंने जो है संपर्क किया, मैंने जैन साहब को फ़ोन किया, बोले अध्यक्ष जी हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। वो बोले अभी इसे आध घंटे में बोले मैं उसमें सुधार कराता हूँ। ये अपना दल को अच्छा नहीं लगा ना निषाद पार्टी को, तो वो मैं उसका हम लोगों ने बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम भैया जो है राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम एक व्यापारी आदमी हैं। तो वो सुधार हो गया
उसके बाद जो है मैंने आपको बताया है कि मैंने SC/ST आयोग के सदस्य पुंडे जी को भी आमंत्रित किया, दीपमाला जी से मैंने नंबर दिए, मैंने ही सबसे बात कराई है जैन साहब की, प्रत्याशी अच्छा। जी की, हाँ। क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में 16 साल रहा हूँ अच्छा। और मेरा तजुर्बा वो है कि ललितपुर में जिला बॉडी बैठती थी और अगर वहाँ रैली होती थी, 50 बस अगर लगना होती थी तो उसका पॉइंट कोई डिसाइड नहीं कर पाता था मेरे अलावा जी जी कि कौन सी बस कहाँ से लगेगी, किस रूट से आएगी, कहाँ जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जब अनुराधा शर्मा चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी से, मैं जो है विधानसभा प्रभारी और इलेक्शन प्रभारी था मेहरौनी विधानसभा। जब श्री पंडित रमेश शर्मा जी चुनाव लड़े, मैं वहाँ था। जब पंडित राम कुमार तिवारी चुनाव लड़े, मैं उनका इलेक्शन प्रभारी और एजेंट था, इलेक्शन एजेंट। और जब जो है फिरल लाल चुनाव लड़े, तब मैं इलेक्शन प्रभारी था बसपा की तरफ से। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये सब आपने किया, बहुत अच्छा अनुभव है आपके तो पास। मैंने जब बहुत अच्छी बात। लेकिन ललितपुर का एक और प्रश्न आ रहा है जी कि अतिक्रमण जो है ललितपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है। जी जी तो ये समस्या कैसे दूर हो सकती है? इसके लिए आपके पास कोई खाका तैयार है? आपके प्रत्याशी के पास आप लोगों ने कुछ सुझाव दिया है इसके प्रति उनको? जी, उसमें अतिक्रमण में दो चीज हो जाती है। हम लोग अपने प्रत्याशी जी से रहेंगे, जो समस्या है कि अतिक्रमण की जी, तो वो हो जाएगी। क्या होता है, जब जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी, जैसे अभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अभी तो कोई चेयरमैन है नहीं जी, तो हमेशा ये सोचते अतिक्रमण कौन करता है? गरीब मजदूर लोग करते हैं। हर जो है आज व्यक्ति के दिमाग में ये आ जाता है। यहाँ आप देखें 10-10 फुट आगे दुकानें निकली हुई हैं साहब, अमीरों की। आप जी, गरीबों जी, की जी। बात कर रहे हैं। यहाँ 10-10 फुट आगे अमीरों की दुकानें निकली हुई हैं, जी जी उनको कोई नहीं हटा रहा है। सही बात है। हैं, ये क्यों नहीं हटा रहा? गरीबों को हटा देते हैं, जी, उस जी। समय अतिक्रमण चलता है, फिर इसके बाद फिर लीपापोती हो जाती है। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी तो ललितपुर कैसे आगे बढ़ेगा, बताइए आप। नहीं, फुटपाथ नहीं पे नहीं, बैठते आप जो कह रहे हैं ये बात हकीकत है। हम हाँ। चूंकि ललितपुर शहर में हमारा निवास नहीं है जी, हमारा मेहरौनी में है। हम यहाँ जो अध्यक्षी करने आते हैं वो 40 किलोमीटर आते हैं, ये हमें पता नहीं है। इसके बारे में हमारे महामंत्री जी जो अच्छा है चलिए जी, बताएंगे। आप बिल्कुल बताइए। अब महामंत्री जी आप इसके बारे में बताएं कि कैसे ललितपुर में अतिक्रमण जो है वो खत्म होगा। बहुत विकराल रूप ले चुका है। एक अतिक्रमण की बात, इसके पहले एक और हम कहना चाहेंगे, ललितपुर हमारा सौंदर्यीकरण कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, जो आप एक ही बात है, मैंने पूछा था कि तो, कहाँ। तो हमारा कहने का मतलब है कि माननीय तालबेहट से बहन मुक्ता सोनी जी ने जो तालबेहट के लिए किया, हम तो ये कहते कि ललितपुर को तालबेहट से सीखना चाहिए। ये जिला होते हुए और वो हमारे एक ब्लॉक लेवल पे है जी, तहसील लेवल पे है, तो वहाँ से सीखना चाहिए। हम ललितपुर से तालबेहट जाते हैं वोटिंग करने के लिए, घूमने के लिए। हालांकि यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ हुआ एक सीमित और एक लिमिटेड। तो जो बात अभी घूमने की कह रहे हैं कि हमें घूमने के लिए जैसे डैम पे जाए, तो डैम पे भी हमारा सौंदर्यीकरण होता है। लाखों करोड़ रुपए आते हैं सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? वो बंदरबांट कहाँ हो जाते जाता हैं? है। तो यही हम कह रहे हैं, एक स्थान नहीं जो बना पाए पैसा- ललितपुर में कि ये- जहाँ हम अपने ये कमी तो रिश्तेदारों हमारे को ले जाएं। आप लोगों की है। आप लोग पत्रकार हैं, आप नहीं, नहीं। निष्पक्ष नहीं, देखिए- जो पैसा आता है देखिए, मंशा आप होना उसको देख चाहिए, सकते विजन हैं। होना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पत्रकार आवाज हाँ, उठा सकते हाँ, हैं, हाँ, जैसे कि बोल। आज हम आवाज उठा रहे हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि का जो यहाँ के मुखिया हैं, उनका ये काम बनता है कि हमें अपने ललितपुर को कैसे सुंदर बनाना है। ये उनकी सोच है, आप लोगों की सोच है। आप लोग पार्टी में हैं, आप लोग सपोर्ट में हैं, तो ये सोच आप लोगों की होना चाहिए कि हमें इस ललितपुर को कैसे, हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, हमारी बहन जी, अनुप्रिया पटेल जी ने कहा था कि हमारे देश में जी, चौथा स्तंभ हमारी मीडिया है, बिल्कुल है। पत्रकार बंधु हैं। अगर कोई नेता, कोई दलाल अगर सरकार के पैसे का घपला कर रहा है, तो वो आप मीडिया का भी एक दायित्व बनता है, बिल्कुल बनता है कि आप उसको देखें। जी। अगर आप अकेले को दबा रहे हैं, तो आप संगठित होकर, आपका जो एक यूनियन बनी है, उस यूनियन में आप आइएगा, और वहां से लेके आप जो भी नेता हैं, जो जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पैसा बट गया है, तो आप बोलिए ना, हम अपने शहर का विकास चाहते हैं जी। अब बात की आपने अतिक्रमण की, जी। तो माननीय हमारे इसके पहले डीएम साहब आए थे, अक्षय त्रिपाठी जी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया डायरेक्शन में काम किया, और
अतिक्रमण के लिए आपके नेहरू महाविद्यालय से लेके स्टेशन तक एक लाइन में बहुत शानदार, आपने देखा होगा कि व्यापारियों ने भी उपद्रव मचा दिया था, ये जाम कर दिया था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो अगर डीएम महोदय का अगर ट्रांसफर नहीं होता तो उस दिशा में वो सही काम कर रहे थे, उनको लय समझ में आई थी। अब ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन सहयोगी है जिला में, जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, डीएम साहब हैं, तो वो हमारे नगर पालिका जो भी हमारे माननीय जनता से चुने हुए विधायक मंत्रीगण हैं, तो उनके सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना उसके तो हमारा शहर सौंदर्यीकरण में नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना। नहीं, अब चलिए, अब जो आपने बात उठाई, अभी हमारे जो सलाहकार संपादक प्रबल सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात की। तो जैसे भ्रष्टाचार की बात उठाई, आपका कहना है कि मीडिया और पत्रकार बंधु भ्रष्टाचार की बात उठाएं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप बताइए कि पत्रकार बंधु जब अपनी बात उठाते हैं तो आपने देखा होगा उनके खिलाफ एफआईआर, उनको डराना, उनको धमकाना, फिर आपकी जो राजनीतिक दल के जो बाकी लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं। हम कह रहे हैं जनप्रतिनिधि की बात, क्योंकि राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं वो तो हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि जिसका काम है जन की सेवा करना, वो अपने आप को उस समय समझ में नहीं आता, वो अपने आप को आईएएस आईपीएस समझने लगता है, जबकि रियलिटी ये अध्यक्ष जी कि वो व्यक्ति जन प्रतिनिधि है। हम लोगों ने उसको इसलिए सौंपा क्योंकि हम सबके पास समय नहीं है कि भाई आप ठलुआ हो, आप हमारे प्रतिनिधि बन जाओ, ठलुआ नहीं हो। रियलिटी ये है, लेकिन जो अगर देखा जाए तो मीडिया के पत्रकार बंधु भी जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं कलम से अपनी बात उठाऊंगा। आप विधानसभा में बैठिए, आप संसद में बैठिए, लेकिन समस्या क्या है कि वो हम लोगों को समझ लेता है मूर्ख। उसको जब जनप्रतिनिधि बनने के बाद उसे ये समझ में नहीं आता कि यार हमारा काम तो जनता की सेवा करना था, ना कि इन पे एक तरीके से कह सकते राज करना। तो ये जरूर हम आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार से मुझसे ज्यादा पीड़ित शायद ललितपुर जनपद में कोई नहीं होगा। जो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी पत्रकार बंधुओं की बात करें। अगर वो अपने आप को पत्रकार मानते हैं या पत्रकार होने का दायित्व समझते हैं तो ये उनका काम है। चलिए, आज जनता बेचारी क्या करे। पत्रकार वरिष्ठ साथी भी बैठे, इनसे ज्यादा नेताजी आपकी बात का जवाब देते हैं कि ललितपुर में मीडिया अपने दायित्वों का निर्वाह भली भांति कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि आपने कहा कि मीडिया मतलब हम तो यही समझे कि आपने ये कहा कि मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है, तो मीडिया तो ललितपुर में अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है, लेकिन जो सत्ताधारी दल के नेता हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी दायित्व है कि जो मीडिया छापे, हम लोग छापते हैं, जनता की समस्याओं को उजागर करते हैं, उठाते हैं, तो जनप्रतिनिधियों का काम है, उनके पास सत्ता है, पावर है उनके पास, तो उनका ये काम है कि वो उन समस्याओं का समाधान करे। मीडिया तो सिर्फ दिखा सकती है, लिख सकती है बस, और इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। देखिए ऐसा है, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा भाई साहब। देखिए, पत्रकारिता अपना काम कर रही है, ये अच्छी बात है। जहाँ तक फर्जी मुकदमे लिखवाने की बात आती तो कहीं ना कहीं पत्रकार उसमें लीन होता है, उस भ्रष्टाचार में वो भी सम्मिलित होता है कि आप एक तरफा बात करके दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसका भी तो हम लोगों को मंथन करना चाहिए कि डायरेक्ट किसी पे ऐसा आरोप क्यों लग रहा है। पत्रकार को कुछ मिला नहीं, जैसे सम्मानित पत्रकार हैं जो रजिस्ट्रेशन है, जिनका सब प्रक्रिया है, पूरा कागज है, वो अपनी मर्यादा में रह के काम कर रहे हो, जिनका कुछ नहीं है, ऐसे पत्रकार हमने देखा है कि वो आज भी अभी भी अब चले जाओ तो ललितपुर की कोतवाली के बाहर खड़े हुए हैं, वे इंतजार करा था, हाँ भाई जो काय को प्रार्थना पत्र हमें दिखाओ। आप जैसे युवा हैं, हम आपकी बात से बिल्कुल रखते हैं, लेकिन बात यहाँ पर पत्रकार की व्यक्ति की नहीं हो रही है कि पत्रकार, बात हो रही थी मुद्दे की। तो मुद्दा चाहे मीडिया उठाए या कोई व्यक्ति अपनी जन सूचना के माध्यम से उठाए, फिर दायित्व होता है पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को कि वो अपने नेता के विश्वास में अंधे ना हो जाएं। वो ये बात समझे कि जो बात हम लोग उठा रहे हैं शायद आप कहीं चूक गए हैं इसलिए उठा रहे हैं। बात समझिए, क्योंकि अगर आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो मीडिया की आवश्यकता नहीं है
कि हम लोगों का काम है सत्य को दिखाना और बताना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि जब आप सब लोग अपने नेता का महिमा मंडन करने लगते हैं, बात जी हाँ, सत्य का समर्थन नहीं करते, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी करे, पत्रकार करे या ठेकेदार करे या जनप्रतिनिधि करे, बात होती है कि समर्थन जिसको ज्यादा मिलेगा वो व्यक्ति उसमें लीन हो जाएगा। अगर पार्टी के कार्यकर्ता उसको आईना दिखाएंगे वोट में कि नहीं तुम्हें अब सीट पे नहीं बैठना है, तो 100% ऐसा समय आएगा कि जब जनप्रतिनिधि ईमानदार चुना जाएगा। ये हमारा कहना है। नहीं, आपके हम कहने से सहमत है। एक एफआईआर वाली बात आती है, हमने उस पर इस मुद्दे को उठाया है कि अगर आप सही हैं, आप निष्पक्ष हैं, तो आप पर इस दुनिया की कोई भी ताकत एफआईआर या आपके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। चलिए, आप युवा हैं, भवेश आपका भी हम लोग देखेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। अब जो मेन टॉपिक अभी जो चल रहा है उस पे आते हैं। सबसे पहले हम दीदी से जानना चाहेंगे कि दीदी, जैसे कि आप खुद एक नेत्री हैं, तो अभी जैसे बात आई थी कि चलिए सहानुभूति थी, उनको सहानुभूति की वजह से टिकट मिल गई है, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन क्या इस प्रकार सहानुभूति से टिकट मिलना ये आपको सही लगता है? क्योंकि बात यहाँ एक नौकरी की नहीं है, नौकरी में तो सहानुभूति हो सकती है, यहाँ जनपद ललितपुर के विकास की बात है। एक चीज जो मेरा अपना सोचना है कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। उन्होंने जो किया उसकी ज्यादा नहीं तो 50% जानकारी उस काम के करने के तरीके की उनके परिवार को, उनके परिवार के सदस्यों को है। समझ रहे हैं? बात यहाँ हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि श्रीमती सोनाली जैन की बात, हम लोग ये कर रहे हैं कि क्या ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए? टूटनी चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो फिर उनको फिर उनके संवेदना में हम उस परिवार को फिर से टिकट दे दें, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि परिवर्तन ही जो है वो प्रगति का रास्ता होता है। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना आप? लेकिन ये जो 2.5 साल का कार्यकाल है ये इसलिए भी आवश्यक था कि जो बचे हुए काम है उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, इसके सिवा कोई विकल्प अभी ठीक है, मानती हूँ थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ, सोनाली जैन को आप दरकिनार कर दो, आप जो दूसरी पार्टी है उसको ले आते हैं जी। उनको कुछ समय तो उस काम को समझने में लग जाएगा, पिछले काम की कमियां निकालने में समय लग जाएगा। चलिए, आपकी बात में हम सहमत हो जाते हैं कि सोनाली जी को सही टिकट दिया गया जी। अब आपको क्या लगता है 15 तारीख को जो रिजल्ट आने, मतलब जैसे लोग वोटिंग करेंगे, तो 17 को रिजल्ट आपके हिसाब से क्या हो सकता है? पॉजिटिव 40-60 है, 80-20 है, या 0 और देखिए इतनी गणना तो हमने नहीं की है कि मतलब सिक्स सेंस इतना नहीं जागरूक है, लेकिन ये है कि विजय जी जो है सोनाली जी के पक्ष में हो। चलिए मान लेते हैं। अब हम चाहेंगे, हमारे पत्रकार बंधु हैं, क्योंकि आज बड़ी मुश्किल में पकड़ में आए हैं, तो वरिष्ठतम पत्रकार भी हैं, तो धन्यवाद राठौर जी, धन्यवाद आपके लिए जी। भाई साहब, हम चाहते हैं कि ऐसे आपने इतनी सारे नगर पालिका अध्यक्ष देखे हैं जी जी, तो आपको कोई ऐसा वाक्य याद हो कि नगर पालिका अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग आज जो देख रहे हैं वो समझे कि हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष ऐसा भी होता है? हाँ, डॉक्टर शादीलाल दुबे को लोग आज भी याद करते हैं, उनके कामों के लिए लोग उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो हमने अपने जीवन काल में देखा है कि डॉक्टर शादीलाल दुबे लोकप्रिय अध्यक्ष रहे हैं नगर पालिका परिषद ललितपुर के जी, और उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं जी, वो विकास कार्य की चर्चा अभी भी आप बुजुर्गों से सुन सकते हैं। अभी चूंकि नई पीढ़ी के लोग तो अभी ये जानती नहीं है जी बिल्कुल कि डॉक्टर शादीलाल दुबे कौन थे, डॉक्टर ताराचंद कौन थे, तो ये यहाँ ललितपुर में और भी बहुत से वरिष्ठतम नेता रहे हैं, तो उनको अभी नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं। और नगर पालिका का जो अध्यक्ष है अभी, अब ऐसा लगता है कि अभी शादीलाल दुबे जैसा नगर पालिका को अध्यक्ष मिलना असंभव सा प्रतीत होता है। ये बात आपने अच्छी कही, जिससे जो हमारी पीढ़ी है वो इस चीज को जानेगी जी, और उनको हमारी जो पीढ़ी है वो उसको जानेगी, समझेगी कि शादीलाल दुबे भी कौन थे, और वो भी एक शख्सियत रहे हैं हमारी ललितपुर के। बिल्कुल, ये आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सलाह देना चाहूंगी जी। माइक, अभी आपने जिक्र किया शादीलाल जी का जी, मैं ये सोच रही हूँ, अभी तुरंत की मेरी सोच है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे जिले में था
मुझे जहां तक होगा था ही वो शब्द जी हाँ, इसलिए जी हाँ, इस्तेमाल बिल्कुल। होगा। तो उनके काम को, उनकी फोटो को, उनके कार्यकाल को कहीं ना कहीं अंकित होना चाहिए जिले की किसी, समझ रहे हैं? हाँ, तो वो शादी कॉम्प्लेक्स के नाम से ही नहीं, है वो। कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए मुझे, उनका काम, जैसे मान ली अभी जो नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा उनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जिले में कोई ऐसा काम करने वाला भी था जिसने ये काम किया और अमर हो गया। जब हमको जानकारी होगी तब उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। हमें यही नहीं पता है ना। अभी मान लीजिए हमको बना दीजिए नगर पालिका अध्यक्ष, जी, तो हम क्या करेंगे भाई? सड़कें देख लेंगे, मोहल्ले देख लेंगे, कुछ मोहल्ले देखेंगे जहां हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, व्यक्तिगत परिचय होगा, वहां देखेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति था जिले में जिसने ऐसा काम किया है तो उसके काम को हाईलाइट करवाइए किसी भी माध्यम से। जी, आपका कहना सही है, हाईलाइट होना चाहिए, लेकिन एक अपना विजन भी होता है ना? जो पुराने लोग कर गए, जो समय पहले था, अभी युवा की वहां से बात, समय जी, बदला है। जी, आप अभी समझिए, हाँ, तो बिल्कुल, समय बहुत बदल गया है। जी, जी, शादीलाल आदरण स्वर्गीय उनके समय में जो समय था वो अब चेंज हो चुका जी, है, जी, और ललितपुर का विस्तार बहुत हो चुका है। जी, ठीक है ना? तो एक महायोजना जो यहाँ आई थी और चली गई, जी, ठीक है ना, उस महायोजना को यहाँ आए, वो प्रॉपर तरीके से महायोजना यहाँ पर लागू हो, उसकी एक कमेटी बने, जी, ये सभी चीजें ललितपुर के लिए बहुत आवश्यक है, बिल्कुल, है ना? तो अभी जो बनने वाला है कैंडिडेट, उसका जो भी बने, नीलम चौबे जी बने या सोनाली जी बने, जी, जी, XYZ कोई भी बने, बिल्कुल, हमारी दोनों को शुभकामनाएं हैं। तो उनके मन में एक विजन होना आवश्यक है कि हमें ललितपुर को इस तरीके से लेके जाना है। कम से कम याद तो रखें लोग कि भाई सोनाली जी आई थी या नीलम जी आई थी। एक इस तरीके से उनका कार्यकाल होना चाहिए, हम लोग उनसे यही आशा रखते हैं। नहीं, आपकी और मैं आशा समझता हूँ आप सब लोग भी यही आशा रखते हैं कि बिल्कुल आशा उनका नाम रखते जो हैं, है बिल्कुल रखते हैं। इस पूरे ललितपुर में हो। मैं जहाँ जितने सालों से ललितपुर में हूँ, मैं से बिलोंग करती हूँ, मैं इलाहाबाद से, जी, लेकिन मैं ललितपुर में, अब निज निवास मेरा ललितपुर हो गया है, तो ललितपुर ही मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो मैंने अग्रवाल जी से, जायसवाल जी से अभी तक जो देखा है, मुझे थोड़ा बहुत काम में 19-20 सब में लगा है। इसके पहले की जो प्रत्याशी थी मिसेस साहू, ज्यादा विवादित मुझे वो समझ में आ रहा था, मुझे कहना नहीं चाहिए, जी, लेकिन जहां तक सवाल सोनाली जी का है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपके सपोर्ट में सभी लगे हैं दिल से, जी, आपको विजयश्री दिलाने में, जी, और उनसे ये उम्मीद करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि हमारी उम्मीदों पर खरा उतरिए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरिए। आपके हाथों में अगर विजयश्री है, निराश मत कीजिए, ताकि लोगों को अपने वोट देने पर पछतावा ना हो। मेरा अनुरोध ये है बहुत अच्छी बात कही आपने कि बहुत अरे अच्छी यार, बात गलत कही। वोट चला गया हमारा। एक वोट बहुत कीमती है हर व्यक्ति के लिए, दोनों कैंडिडेट के, नीलम जी के लिए भी और सोनाली जी के लिए भी। लेकिन यह है कि मैं अगर आपको चुनूं तो मुझे पछतावा ना हो कि यार मैंने गलत आदमी को चुन लिया है। बस इतना है। कोई भी जीते ना, वो मेरा घर भर देंगे ना आपका घर भर देंगे। जिले का काम होगा, जिले का अब